अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है बच्चों। भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो सेकंड बुक है, कक्षा 12 हिस्ट्री, उसका बच्चों हमारा जो है 7 चैप्टर चल रहा है। 7 चैप्टर की ये सेकंड क्लास है। पॉइंट है राज्य के केंद्र। राज्य के केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राज्य के केंद्र की संज्ञा दी गई, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्ट मंदिरों और संप्रदाय को पीछे देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो आनुष्ठानिक कार्य संबंध नहीं होती। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मांतर भवनों की अधिरचना विकार वस्तुओं से बनाई गई थी। विजय का एक भवन, सभी मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है, और इस एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। देख रहे बच्चों, ये इसकी बात हो रही है। महानवमी डिब्बा है, इस पर राजा का जो है सिंहासन है, जो है कपड़े वगैरह लगा के उसे कवर किया गया है। महानवमी डिब्बा इस क्षेत्र की कुछ विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राज के आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्य सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में गली है। सभी मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी, तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभ के जैसे बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, इसलिए यह स्पष्ट नहीं कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थान में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के सर्द मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा, उत्तर भारत दुर्गा पूजा, बंगाल नवरात्रि, महानवमी, प्रायद्वीपीय भारत नामों से जाना जाता है, के महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नवा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। महानवमी, समझ रहे बच्चों? इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अशुभ की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों, अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है
वह इस अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों, बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। महानवमी टिब्बे पर उत्कीर्णित चित्र देख रहे हो बच्चों, ये चित्र है, देखो इस पर। ये बच्चों यहाँ पे चित्र है 7.13, कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। हमें यह अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये संभवतः इंडो इस्लामी तकनीकों से प्रभावित थी। तुलना कीजिए तथा उन अभिलक्षणों की सूची बनाइए जो दोनों में है और साथ ही उनकी भी इनमें से केवल एक में ही देखे जा सकते हैं। चित्र में बनी मेहराब की तुलना में बनी मेहराब से कीजिए। कमल महल में 9 मीनारें थी, बीच में एक ऊंचा तथा 8 उसकी भुजाओं के साथ साथ छाया चित्र तथा खड़े रेखा चित्र में आप कितनी कितनी मीनारें देख पाते हैं। यदि आप कमल महल का फिर से नामकरण करते तो इसे क्या कहते? देख रहे हो बच्चों, ये उसकी साइड में जो है ना, साइड का देखो मेहराब है, उसका मतलब फिगर दिया गया है। कमल महल के एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण है ये। देखो मेहराब कितने शानदार तरीके से बनी है। राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन। राज्य के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में लोटस यानी कि कमल महल है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज यात्री ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था, जहां पर राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राज्य के केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो हजार राम मंदिर कहा जाता था, संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्ति अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश भी सम्मिलित है। बच्चों देख रहे हो? शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। ये बच्चों, ये कमल महल का जो है कि तस्वीर है, ध्यान से देखेंगे आप इसे। देख रहे हो ये इसका किस तरीके से मेहराब है। देखो ये ऊपर 2 मंजिल का हिसाब है इसका। देख रहे हो बच्चों, ये बच्चों ये हाथियों के अस्तबल का एक खड़ा रेखा चित्र है। इनकी आपके ऊपर की गुंबद आप देखेंगे किस तरीके से बनाई गई है। हाथियों के अस्तबल का नक्शा एक का समस्तकारी अवलोकन देता है। देखो बच्चों, ये है कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल। ध्यान से देखेंगे फिगर को बच्चों आप। सवाल जो है डायरेक्ट बच्चों आ जाता है कि कहाँ पे जो है कमल महल के समीप हाथियों का अस्तबल है। तो ये जो हम्पी है विजयनगर है, वहाँ का जो है स्थापत्य है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखो इस बच्चों की है, ये हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्ति कला का फिगर है। देखो बच्चों, ये देख रहे हो? तो इस पर ये रामायण का जो है का फिगर है, रामायण का। देखो ये हाथी है, ये इधर घोड़े हैं, इधर सिंपल जो है ये
तीर खाने के लिए मतलब जो है सैनिक है। इधर जो है ये महिलाएं जो है डांस करती हुई, ऊपर भी फिगर है देखो, ये देख रहे हो बच्चों। तो ये जो है हजार राम मंदिर है, जो मतलब जो है जो राजा और उसके परिवार के लिए इस्तेमाल होता था। ये मदुराई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए। देखो मेहराब, देखो आप ध्यान से बच्चों, देखो ये मेहराब किस तरीके से है, देख रहे हो। ध्यान से देखो, ये मेहराब कटे हुए, देखो ये मेहराब है। ध्यान से देखो बच्चों। धार्मिक केंद्र, ये भी एक फेमस मतलब विजयनगर शहर का क्षेत्र है ये धार्मिक केंद्र। राजधानी का चयन अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थीं। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी, कौन है स्थानीय मातृ देवी? पंपा देवी है। इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता था शिव का एक रूप माने जाते हैं। विरूपाक्ष कौन है? ये देवता है। ये राज्य के जो है संरक्षक देवता हैं, जैसे राजस्थान में कुल देवता होते हैं उसी तरीके से, और शिव का एक रूप माने जाते हैं। से विवाह के लिए तब किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल और चोल वंशों तक जाता है। देख रहे हो बच्चों, ये आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद, और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराएं उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राज्य के प्रतिकीर्ति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे। आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का एक दृश्य है बच्चों, देख रहे हो आप विरूपाक्ष मंदिर। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये सॉरी, देखो कितना मतलब जो है, देखो इधर पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी का थोड़ा ढलान सा है नीचे को, ये बीचे बीच है बना गया। ये गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाओं,
संरचनाएं जो राज्य की सत्ता की द्योतक शामिल है, इनका अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राज के प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बोना प्रतीत कराते थे। और ये लंबी दूरी से ही मंदिर, सब देख रहे हो, जो राय गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार। गोपुरम बच्चों हमने बताया है कि ये जो है, जो मानो मंदिर परिसर है, तो उसमें प्रवेश होने के लिए जो गेट होता है, मेन गेट एंट्री के लिए, उसे जो है हम जो है गोपुरम बोलेंगे। अब मानो राय गोपुरम है तो ये राज की प्रवेश द्वार है, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बोलना प्रतीत करते थे, और जो लंबी दूरी से ही मंदिर सॉरी होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतने ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवा स्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। दो मंदिर है बच्चों, एक तो है विरूपाक्ष मंदिर और एक है बच्चों विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। बात समझ रहे हो बच्चों? लगभग जो है, जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसका निर्माण जो है धीरे धीरे हुआ है कई शताब्दियों तक, अलग अलग काल में। लेकिन जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है 9वीं और 10वीं शताब्दी का। लेकिन बाद में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है तो उनके राजाओं ने उसका जो है क्षेत्र, उसका दायरा बड़ा कर दिया। और बच्चों जो है कृष्ण देवराय जो है, जो तुलु वंश के राजा हैं, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है उसको थोड़ा सा जो है, उसका जो मंदिर के सामने का जो मंडप है वो जो है उन्होंने बनवाया। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर में एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। समझ रहे बच्चों? मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। इस देवता की पूजा कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनमें एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। मंदिर परिसर की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। रथ गलियां, इन गलियों का मंदिर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभों वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। इस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा था और अधिक व्यापक बनाया। ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। देख रहे हो बच्चों आप? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये जो है विरूपाक्ष मंदिर का जो है ऊपर से लिया गया चित्र है। देख रहे हो बच्चों? जलाशय है उधर साइड में, जलाशय हो गया। विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा है। अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देव स्थल है।
दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से गया है। ठीक है, प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। देख रहे हो जो छोटे छोटे पॉइंट है ना बच्चों, ये इनके स्तंभ है। ठीक है, जो सा ये काला काला है ये प्रवेश द्वार है। एक मतलब इधर से एंट्री हो जाएगी, इधर से एंट्री हो जाएगी। समझ रहे बच्चों, ये इसका प्रवेश द्वार है। ऐसे ये प्रवेश द्वार है। जहां भी ये ब्लैक ब्लैक है, यहाँ पे प्रवेश द्वार एक ये अलग है, और बच्चों ये अलग है। ये जो है देवालय है बच्चों, ये संरचना, सॉरी, ये जलाशय है बच्चों। यहाँ पे देवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। देख रहे हो, मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र। मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र। स्तंभ पर आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। स्तंभ पर आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। देख रहे हो बच्चों, मूर्तियों वाला स्तंभ का एक रेखा चित्र। ये ध्यान से देखो, देखो आप किस तरह शानदार तरीके से बना गए स्थापत्य का नमूना है। देख रहे हो, ये स्तंभ पर आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। देखो ये पूरा है, ये फिगर है जो स्तंभ पर बनी हुई है। ये फिगर है बच्चों, ये वाला पूरा, ये पूरा ध्यान से देखेंगे आप इसे। अच्छा, यहाँ पर जो है विठल मंदिर का रथ मंदिर है बच्चों, ये वाला जो है विठल मंदिर का जो है रथ मंदिर है। देख रहे हो बच्चों, जिंजी का झूलता मंदिर है बच्चों, ये वाला जो है जिंजी का झूलता मंदिर। ये जो है स्तंभों पर ही है पूरा बना हुआ ऊपर। मदुराई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम है बच्चों। देखो कितना शानदार गोपुरम बनाया है, राजाओं को फेल कर दिया। देख रहे हो बच्चों, ये देखो, आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो मदुराई। जितना आप ध्यान से जो है फिगर देखेंगे उतना आपको अच्छे से जो है ये बच्चों क्लियर हो जाएगा। क्यों कई बार डायरेक्ट सवाल जो है स्थापत्य कला से बच्चों आते हैं, तो ध्यान से देखी गई फिगर जो है, देखो द्रविड़ शैली में है बच्चों, ये पूरा देख रहे हो। ये टोटल जो है द्रविड़ शैली में है। उत्तर भारत के जो मंदिर है वे नागर शैली में है, और बीच में जो मध्य भारत के हैं वो लगभग जो है वेसर शैली में है। अब यहाँ बच्चों महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन करेंगे हम।
हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया और फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां यहाँ सब कैसे खोजा गया, मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभी से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एक संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। समझ रहे बच्चों? 1976 में 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेख प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को एक वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे। इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों, आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। इनका प्रलेखन भी किया गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेष को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी की स्थितियों की पहचान स्तंभ आधारों पर मंच के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवित थे, उनका बस अब यही कुछ बचा है। देख रहे हो बच्चों, ये फिगर है। इसको आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, फिगर जो आपका ये है, देखो इस आप जो है ये विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र है। ये ऊपर दाएं, ठीक है। और ये जो है इस आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये हम्पी स्टैम यहाँ है, ये कमलापुरम है, कादिरापुरम है, नंगेन हथली है, अनंत सायनान पूड़ी है। ये देख रहे बच्चे, ये पूरे विजयनगर का जो है पूरा मैप है ये बच्चों, इसे ध्यान से देखेंगे आप। देख रहे बच्चों, पूरा मतलब जो है इसे आप समझेंगे किस तरीके से वास्तुकला थी इसकी। जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मार्शल तथा एम एस नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के इस मार्गों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, ट्रैक, धरण, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है, केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के संपन्न से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। मंदिर का नक्शा है। गोपुरम, सभागारों, शिवालयों तथा केंद्रीय देवालयों को पहचानिए। बाहरी प्रवेश द्वार से केंद्रीय देवालय तक पहुंचने के लिए आप किन भागों से होकर गुजरेंगे? देखो दिया गया है बच्चों। तो मैन गोपुरम देखो बच्चों ये है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, उसके बाद आप जी वाले से एंट्री लेंगे, यहाँ आप आ जाएंगे। या इधर से आप यहाँ से ई से भी एंट्री ले सकते हैं, इधर से भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से यदि आपको मैन इसमें जाना है तो फिर ये आपको एंट्री इधर साइड से एंट्री लेनी पड़ेगी या इधर से एंट्री लेनी पड़ेगी। इसमें मैन फिगर में जाने के लिए फिर यहाँ एंट्री है आपको। अच्छा, बाजार देखो किस तरीके से है। पेश बाजार का एक सजीव विवरण देते हैं।
आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहां पर आप सभी प्रकार के मणिके और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ कई अन्य सामान्य घोड़े, टट्टू और कई तुरंज, नींबू और संतरे, अंगूर और उद्यान में उगने वाले हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती हैं। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकाई, कुछ मात्रा में जौ तथा सेब, मूंग, दालें, काला चना और खाद्य पदार्थों से भरे रहते हैं, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। फरनाओ नूडिज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे। सभी बहुत सस्ते हैं। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनिज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सूअर, मृगमांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियां, छिपकलियां, बिसनक विजय बाजारों में बिकती थी। उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उनकी प्रतिरक्षण आवश्यकता और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या पृष्ठीय दाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिला, बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र से किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते या देखने के लिए रुकते, सोचते, उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना परिश्रम दान दिया था। कृष्णदेवराय परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की एक सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक ही शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मंझला कद है, गोरा रंग है, अच्छी काटती है लेकिन कुछ मोटा है। राजा के चेहरे पर जो है चेचक के। ध्यान से देखो बच्चों इस मूर्ति को। ये कृष्णदेवराय जो राजा है तुलु वंश के, विजयनगर साम्राज्य के, उनकी ये मूर्ति है। ध्यान से देखेंगे बच्चों आप, शानदार तो मूर्ति है, देख रहे हो बच्चों। अब ये कहाँ पे है बच्चों, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी है ये बच्चों, ये मूर्ति तमिलनाडु में है। अब बच्चों देखते हैं हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल इस हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। और पर इतना विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था। भवनों के नक्शे कौन बनाता था। राजगीर, पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे कहाँ से आते थे। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था या उन्हें किसी प्रकार के वेतन मिलते थे। गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था। निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहां से लाया जाता था। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम भवनों के उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सके। शोध का विषय है बच्चों ये रानी का स्नानागार नामक संरचना का एक भाग है बच्चों। ये देख रहे हो, रानी का स्नानागार है। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना बच्चों 1206 से लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के बीच, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है मुख्य।
1300 से 1400 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, बहमनी राज्य की स्थापना 1347, जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें। लगभग 1400 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435, गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर तथा बेरार सल्तनतों का उदय 1490 में हुआ है। और बच्चों 1500 और 1600 ईस्वी के बीच में पुर्तगालियों पर गोवा का आक्रमण 1510, मुगलों से पहले ही हो गया गोवा पर कब्जा। बहमनी राज्य का विनाश, गोलकोंडा की सल्तनत का उदय 1518 बच्चों। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। देख रहे हो बच्चों, विजयनगर की खोज और संरक्षण की मुख्य घटनाएं मतलब जो है किस पुरातत्ववेत्ता ने की है और किस मतलब जो है इतिहासकार ने की है, उसका थोड़ा विवरण देखते हैं। 1800 में जो है कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा होती है। 1856 में अलेक्जेंडर गिरनीलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र बनाए। 1876 में पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का जेएफ फिलिप द्वारा प्रलेखन आरंभ हुआ। 1902 में जॉन के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया जाना। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया हो बच्चों। देख रहे हो ये बच्चा, ये यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया 1986 में। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो दूसरी सीरीज बच्चों चल रही है, उसमें पूरी जितनी भी एनसीईआरटी है लगा के 6 से 12 तक का सबका जो है बच्चों आपको उसमें क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और अपने सहपाठियों को जो है शेयर करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।